नमस्कार। वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज एमए अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मोनोपोली एकाधिकार का जो विषय है उसको लेकर मैं आया हूं। विषय में प्रवेश करते समय हम आपको एकाधिकार का अर्थ, उसकी मान्यताएं, अल्पकाल में एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, दीर्घकाल में एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। और लेक्चर के अंत में आपके सामने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे जाएंगे जिसके जवाब आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं एकाधिकार का अर्थ। एकाधिकार एक जमा अधिकार, एक जमा अधिकार हमारी संधि है जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि किसी वस्तु पर एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, एक ही फर्म का अधिकार हो, एक ही विक्रेता हो तो एकाधिकार कहलाता है। अर्थशास्त्र में ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं। इसके अंतर्गत उस वस्तु का जो उस फर्म के द्वारा उत्पादित किया जाता है या उस उद्यम के द्वारा उत्पादित किया जाता है उसका कोई निकट स्थानापन्न भी नहीं होता है। वस्तु की कीमत पर और वस्तु के उत्पादन पर उद्यमीकर्ता का, उत्पादनकर्ता का, विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है, परंतु उद्यमीकर्ता एक समय में दोनों चीजों पर, वस्तु के उत्पादन पर और वस्तु की कीमत पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। एक समय में या तो वह एकाधिकारी जो अपनी कीमत पर नियंत्रण कर सकता है या वह उत्पादन पर ही नियंत्रण कर सकता है। एकाधिकार के जो बाजार है उसमें जो हमारा मांग वक्र है, जिसको हम औसत आगम वक्र भी कह देते हैं, उसका ढलान ऊपर से नीचे की ओर दाईं तरफ झुका रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता में हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि मांग वक्र जो होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है, लेकिन एकाधिकार बाजार में मांग का वक्र ऊपर से नीचे और दाएं तरफ झुकाव लिए होता है। क्योंकि वस्तु की जो लोच है उस पर बाजार का मांग वक्र निर्भर करता है और एकाधिकार के बाजार में कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण भी वस्तु की मांग की लोच पर निर्भर करता है। वस्तु की मांग की लोच अगर अधिक होगी तो एकाधिकारी वस्तु की कम कीमत रखकर भी अपनी वस्तुओं की बिक्री को बढ़ा सकता है। तो इस तरह से एकाधिकार में जो बातें रखी जा रही है उसमें एक ही वस्तु का होना जरूरी है, एक ही विक्रेता होता है, कीमत पर नियंत्रण रहता है, उत्पादन की मात्रा पर नियंत्रण रहता है, उसका मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर दाएं ओर की ओर ढलान लिए रहता है और उसकी जो है ना मांग की लोच पर उसकी कीमत और उत्पादन का नियंत्रण रहता है। ये एकाधिकार बाजार की मान्यताएं हैं। अधिकतम लाभ अर्जित करना उसका मुख्य उद्देश्य रहता है। वस्तु कीमत पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, जो कि हमने अर्थ में आपको बतलाया। वस्तु के उत्पादन पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। एकाधिकारी की शक्तियों पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। क्रेता जो है कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, विक्रेता का ही पूरी तरह से कीमत पर पूर्णतः नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट है अल्पकाल में एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण। अल्पकाल में कीमत का निर्धारण दो दृष्टिकोण से व्याख्या की जा रही है, एक कुल लागत दृष्टिकोण और दूसरा सीमांत लागत दृष्टिकोण। अल्पकाल वह काल है जिसमें उद्यमीकर्ता या एकाधिकार केवल अपने प्लांट को बदल सकता है या परिवर्तनशील साधनों को परिवर्तित करके अपने उत्पादन की मात्रा को या पूर्ति को उसको बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले हम कुल लागत दृष्टिकोण की व्याख्या करेंगे। कुल लागत दृष्टिकोण, अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म उस समय संतुलन में होती है जब उसके लाभ अधिकतम हो या हानियां न्यूनतम हो जाए। अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म का संतुलन कुल लागत एवं कुल आगम दृष्टिकोण से भी वर्णन किया जा सकता है। और संतुलन कब होगा? जब कुल लागत में और कुल आगम में, टोटल कॉस्ट में और टोटल रिवेन्यू में जब सबसे अधिक अंतर होगा तो वह बिंदु जो होगा एकाधिकारी फर्म का कुल लागत के दृष्टिकोण से संतुलन का बिंदु होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि टोटल कॉस्ट में और टोटल रिवेन्यू में जब सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिफरेंस होगा उस समय वह बिंदु मेथड भी बोला जाता है, उसका ये डायग्राम है।
इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि नीचे जो हमने OX लिया हुआ है, जिस पर उत्पादन दिखाया गया है, और लंब अक्ष जो हमारा Y अक्ष है उस पर हमने कीमत ली हुई है, और ग्रीन कलर की जो वक्र बना हुआ है वो हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व है। कुल आगम वक्र यानी कि जब कोई उद्यमीकर्ता अपनी वस्तुओं को बेचकर विक्रय करके जो आय प्राप्त करता है वह उसका कुल आगम होता है। और कुल लागत वक्र जो हमारा ब्लू कलर की लाइन में है वो कुल लागत वक्र है, यानी कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों के योग को कुल लागत कह देते हैं। स्थिर लागत में क्या, ऐसी लागतें चाहे उत्पादन हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, उद्यमीकर्ता के द्वारा वहन की जाती हो, वो स्थिर लागत होती है। उनको जो ना फिक्स्ड कॉस्ट कह देते हैं, जैसे बिजली का बिल है, वेतन है, भत्ते हैं, मजदूरियां हैं। ये उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हर अवस्था में उद्यमीकर्ता के द्वारा दी जाती है। और परिवर्तनशील लागतों के अंदर कच्चा माल है आदि आते हैं, जिसको जो है ना इन दोनों का योग कर देते तो हमारे पास कुल लागत आ जाती है। तो कुल लागत और कुल आगम वक्र जो है, हमने दृष्टिकोण की व्याख्या करते बताया था कि जब दोनों के मध्य, दोनों के बीच सबसे अधिक अंतर होगा, वह बिंदु एकाधिकार के अंतर्गत संतुलन का बिंदु कहलाएगा। आप रेखा चित्र में देख रहे होगे P और T दो ऐसे बिंदु हैं जहां पर जो है ना कुल लागत में और कुल आगम वक्र में सबसे अधिक अंतराल दिखाई दे रहा है, सबसे अधिक ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो यह है हमारा कुल लागत के दृष्टिकोण से एकाधिकार बाजार में एकाधिकार का संतुलन बिंदु होगा। अगर इस P बिंदु के लेफ्ट साइड में जाएं या राइट साइड में जाएं तो आपको जो है ना कुल लागत और कुल आगम का जो अंतर है वो घट सकता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस बिंदु पर टोटल रिवेन्यू में और टोटल कॉस्ट में सबसे ज्यादा अंतर होगा, वह अंतर जो है आपका एकाधिकार बाजार का संतुलन बिंदु कहलाता है। अब ये कुल लागत दृष्टिकोण के चित्र की जो हमने व्याख्या आपको ओरली बताई वो यहाँ लिख के दिखाया हुआ है। क्षैतिज अक्ष पर उत्पादन एवं लंब अक्ष पर कीमत ली गई है। कुल लागत वक्र एवं कुल आगम वक्र हैं। कुल लागत वक्र एवं कुल आगम वक्र में जिस बिंदु पर अधिकतम अंतर होगा वह बिंदु एकाधिकारी का संतुलन बिंदु है। चित्र में स्थिति बिंदु P एवं T के मध्य है, जहां पर कुल लागत वक्र एवं कुल आगम वक्र में अधिकतम अंतर है। इस तरह से आप लिखकर अपने चित्र की व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा एकाधिक अल्पकाल में जो कीमत निर्धारण का जो बिंदु है वो दृष्टिकोण है, वह सीमांत लागत दृष्टिकोण कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच अंग्रेजी में कहा जाता है। अल्पकाल में एकाधिकारी वस्तु की कीमत एवं मात्रा में परिवर्तन कर लाभ कमा सकता है, और ये सारा का सारा लाभ उस वस्तु की मांग की लोचशीलता पर निर्भर करता है। मांग की लोच अधिक होगी तो लाभ की मात्रा भी अधिक हो सकती है, और मांग की लोच कम होगी तो लाभ की मात्रा कम हो सकती है। लेकिन एकाधिकारी का अपनी वस्तु की कीमत और मात्रा दोनों पर नियंत्रण होने के कारण वह लोचशीलता से कम प्रभावित रहता है। यदि वह उत्पादन की मात्रा को अधिक करना चाहता है तो परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को, जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं, मजदूरों की संख्या को बढ़ा सकता है, काम के घंटे बढ़ा सकता है, 2 शिफ्टों में काम प्रारंभ कर सकता है, परंतु प्लांट को नहीं बदल सकता है। प्लांट का समायोजन वह केवल दीर्घ काल में कर सकता है। प्लांट से तात्पर्य यह है किसी एक मशीन के द्वारा एक वस्तु के उत्पादन की अधिकतम मात्रा को प्लांट से तात्पर्य लिया गया है। यदि वह उत्पादन की मात्रा को कम करना चाहता है तो परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को कम कर सकता है, जिसमें मजदूरों को छटनी कर सकता है, काम के घंटे कम कर सकता है, किसी शिफ्ट को बंद कर सकता है। इस तरह से वह अपनी मात्रा पर भी नियंत्रण कर सकता है। अल्पकाल में एकाधिकारी तब तक हानि उठा सकता है जब तक कि उसकी औसत परिवर्तनशील लागत पूरी हो रही हो। औसत परिवर्तनशील लागत से तात्पर्य है कि किसी वस्तु के उत्पादन में जो परिवर्तनशील साधन लगे हुए हैं उन पर जो व्यय हो रहा है, उन पर जो खर्च हो रहा है, वह उसका पूरा हो रहा है तब तक वह उत्पादन को जारी रख सकता है। अब ये डायग्राम है मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच का। देखिए इसमें MR
रेड कलर की लाइन से दिखा रखा है। AR आपका औसत आगम है, MR आपका सीमांत आगम है। रेड कलर के से हमने SMS जो आपको अल्पकालीन मार्जिनल कॉस्ट है। आपकी जो SAS है वह अल्पकालीन औसत लागत है। SAVC जो है आपकी अल्पकालीन जो है ना औसत परिवर्तनशील लागत है। जिस तरह से हमने पूर्ण प्रतियोगिता में बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट जो सीमांत लागत है वो सीमांत आगम को नीचे से काटती है, वह बिंदु संतुलन का बिंदु होता है। चित्र में आप देख रहे होंगे ई बिंदु जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट SMC जो रेड कलर से दिखाई दे रही है वो MR को ई बिंदु पर काट रही है, और इसमें जो ABCD जो आपका है ये कुल लाभ उसको कुल लाभ एकाधिकार के द्वारा अर्जित किया जा रहा है ABCD के रूप में। अब जो है ना इसमें DP हमारा कीमत रेखा होती है जो कि औसत आगम पर एक बिंदु दिखाई दे रहा है आपको D, और नीचे आउटपुट जो हमारा X अक्ष है ले रखा है उस पर बिंदु दिखाई दे रहा है P, और ये हमारा DP हमारी कीमत रेखा है। और SAC जो हमारा औसत लागत वक्र है यह हमारा नीचे है किससे, AR से। इसका तात्पर्य यह है कि एकाधिकारी के द्वारा वस्तुओं को अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है और उस पर जो लागत है वो कम आ रही है। इस तरह से ABCD का उसको लाभ अर्जित होता है। लेकिन इसके नीचे SAVC औसत परिवर्तनशील लागत है। यह अगर औसत लागत से भी नीचे उत्पादन होता है तो औसत परिवर्तनशील लागत तक अपना उत्पादन कर सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में एकाधिकारी अपना उत्पादन औसत परिवर्तनशील लागत से नीचे नहीं करेगा। तो यह सीमांत लागत दृष्टिकोण का जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये लाभ की स्थिति का चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें औसत लागत कीमत DP रेखा से नीचे होने के कारण एकाधिकारी जो है लाभ अर्जित कर रहा है। ये उस चित्र की व्याख्या है जो लाभ की स्थिति में हमने ऊपर लिख रखा है, सीमांत लागत दृष्टिकोण के चित्र की व्याख्या। क्षैतिज अक्ष पर उत्पादन एवं लंब अक्ष पर कॉस्ट एंड प्राइस लागत और कीमत ली गई है, यानी कि X अक्ष जो है उस पर उत्पादन लिया गया है और जो Y अक्ष है हमारा उस पर जो है वस्तु की लागत और कीमत ली गई है। सीमांत आगम एवं औसत आगम MR एंड AR हमने आपको डायग्राम में दिखाया था। ये हमारे सीमांत आगम और औसत आगम वक्र हैं जो ऊपर से नीचे की ओर दाईं ओर ढाल लिए हुए हैं। ये उनकी वस्तु की मांग की लोचशीलता के कारण ढाल ऐसा होता है। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है, ये SMC से हमने दिखलाया। अल्पकालीन औसत लागत हमने SAC से दिखलाया गया। अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत हमने SAVC से दिखलाया गया। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बिंदु ये आता है कि अल्पकालीन सीमांत लागत SMC सीमांत आगम को नीचे से ई बिंदु पर काटता है तथा ABCD लाभ कमाता है, क्योंकि एकाधिकारी कीमत DP अल्पकालीन औसत लागत SAC से अधिक है। जैसा कि हमने पिछले चित्र में दिखलाया था, ये जो SMC वक्र दिखाया है ये आपके सीमांत आगम को ई बिंदु आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर काटता है। नीचे से काटा ये शर्त उसकी पूरी हो जाती है एकाधिकारी बाजार के अंदर। और जो हमारा औसत लागत वक्र है SAC जो ग्रीन कलर की लाइन में दिखाई दे रहा है आपको, ग्रीन कलर का जो वक्र है ये हमारा औसत अल्पकालीन औसत लागत वक्र है, और AR जो वक्र है वो उससे ऊपर है। इसका मतलब हमारी जो डी बिंदु पर आपको डी बिंदु दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है ना डी बिंदु से P बिंदु तक जो है ये उसकी कीमत है, यानी कि कीमत जो है हमारी लागत से अधिक है। इसलिए ABCD के अनुपात में एकाधिकारी अपना लाभ अर्जित करता है, लाभ को कमाता है। तो इस तरह से आपको इस पर लिख के दिखाना है। दूसरा ये हमने हानि का चित्र लिया हुआ है, इसमें हानि की स्थिति वाला चित्र वैसा ही है, सिर्फ शॉर्ट रन जो एवरेज कॉस्ट है अल्पकालीन जो औसत लागत है उसकी स्थिति बदल जाती है और अल्पकालीन परिवर्तनशील लागत की स्थिति बदल जाती है। इसमें देखोगे कि आप AR है, MR है, SVC आपका अल्पकालीन परिवर्तन लागत है, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है,
दूसरा SAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, SMC आपकी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, अल्पकालीन सीमांत लागत, अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन परिवर्तनशील लागत। अब ये H बिंदु पर हमने आपको SMC हमारे MR को काट रहा है, और अब देखिए आपको जो है ना KG, ये औसत लागत जो हमारा SAC जो रेड कलर की वक्र बनी हुई है SAC, उस पर एक K बिंदु है, और आउटपुट जहाँ लिखा हुआ है जो हमारा X अक्ष है उस पर G, ये उसकी लागत आ रही है उस वस्तु के उत्पादन पर KG, और उसकी जो AR बिंदु पर हमारा जो L बिंदु है, ये हमारा कीमत प्राप्त उसको हो रही है LG के रूप में, और लागत आ रही है KG के रूप में। इसका मतलब उसको NMLK के रूप में एकाधिकारी को एकाधिकार के बाजार में हानि हो रही है। लेकिन इस हानि का तात्पर्य ये नहीं है कि वह अपना वस्तु का उत्पादन को बंद कर दे या उत्पादन बंद हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो SVC है, अल्पकालीन औसत और अल्पकालीन परिवर्तनशील लागत जो है, वो AR औसत आगम वक्र को L बिंदु पर स्पर्श कर रही है, छू रही है। इसका तात्पर्य यह है कि एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी अपनी परिवर्तनशील लागतों को पूर्ण कर पा रहा है, वहन कर पा रहा है, इसलिए हानि होते हुए भी वह अपने वस्तु के उत्पादन को बंद नहीं कर सकता। भविष्य में जब उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी तब वह उसके प्लांट को अपने को बदल सकता है, प्लांट का उस क्षमता का पूर्ण वहन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में सीमांत लागत दृष्टिकोण के अंतर्गत अगर किसी एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी को हानि की स्थिति निर्मित होती है तो स्थिति में भी वह अपने उत्पादन को बंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि औसत परिवर्तनशील लागत को पूरा कर पा रहा है। तो देखिए आप इसमें डायग्राम को किस तरह से हमने व्याख्या की है। हानि की स्थिति को हमने ऊपर लिख दिया है। अल्पकालीन सीमांत लागत SMC सीमांत आगम MR को नीचे से H बिंदु पर काटता है। देखिए फिर से हम डायग्राम पे ले जाते हैं। ये H बिंदु आपको दिखलाई दे रहा है, ये MR है हमारा, ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ है, दाईं तरफ ढलान उसका झुकने का, और H बिंदु पर काट रहा है। ये एकाधिकारी बाजार की जो संतुलन की शर्त उसको पूरी करता है, और H बिंदु पर काटता तथा MNKL हानि होती है, क्योंकि एकाधिकारी कीमत LG अल्पकालीन औसत लागत SAC से कम है, परंतु फर्म तब तक हानि वहन करती रहेगी जब तक कि वह अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत SAVC को पूरा करती रहेगी। तो ये आपको हानि की स्थिति का डायग्राम था शॉर्ट रन के अंदर। अब दीर्घकाल में एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण। दीर्घकाल में एकाधिकारी इस स्थिति में होता है कि मांग या लागत के अनुसार अपने प्लांट या उसके आकार में समायोजन कर उत्पादन की मात्रा को कम या अधिक कर सकता है। दीर्घकाल की अवधि अधिक होती है, लंबी होती है। एकाधिकार के पास समय होता है कि वह अपने प्लांट की क्षमता को दुगना कर सकता है, प्लांट की क्षमता को कम कर सकता है, प्लांट के आकार को बढ़ा सकता है, मजदूरों की संख्या को बढ़ा सकता है। यानी कि उसके पास जो स्थायी साधन होते हैं, अल्पकाल में केवल हम परिवर्तनशील साधनों को बदल सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में एकाधिकारी अपने परिवर्तनशील साधनों के साथ साथ जो स्थिर साधन होते हैं, फिक्स्ड साधन जो रिसोर्सेज होते हैं, उनको भी बदल सकता है, और अपने प्लांट की क्षमता अगर 100 टन है उसको 200 टन कर सकता है, 200 से 400 टन कर सकता है, उसके आकार को बदल सकता है। तो वो दीर्घकाल की स्थिति होती है। अब ये दीर्घकाल का डायग्राम है, थोड़ा डायग्राम लंबा है। इसमें जैसे अल्पकाल में थी औसत आगम सीमांत आगम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो आपको MR आपको दिखाई दे रहा है, इसमें AR आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं रहता। अल्पकाल में भी औसत आगम है, सीमांत आगम वक्र है। आपके पास अल्पकाल में भी सीमांत लागत वक्र है, दीर्घकाल में भी सीमांत लागत वक्र है। आपके पास जो है ना अल्पकाल में सीमांत औसत लागत वक्र है, वो इसमें भी है, और इसमें जो है ना, लेकिन इस दीर्घकाल की समय अवधि लंबी रहती है तो एकाधिकारी के पास अपने प्लांटों की स्थिति को बदल सकता है। तो ये जो एक LAC वक्र आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर के अंदर, ये दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है।
इस दीर्घकालीन औसत लागत वक्र पर वह कई प्रकार के प्लांट लगा सकता है। एकल प्लांट भी कर सकता है, बहु प्लांट भी लगा सकता है, प्लांट की आकार को बदल सकता है, उसकी क्षमता को बदल सकता है। तो सबसे पहले एकाधिकार चित्र में हम दिखा रखा है SMC, आपको जो सीमांत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र होती है, यानी कि सबसे पहले वो छोटे उत्पादन का प्रारंभ करता है तो कम अवधि वाला प्लांट को यूज करता है या कम क्षमता वाले प्लांट को यूज करता है। तो यह एमआर को एन बिंदु पर काट रहा है, एमआर को एन बिंदु पर काट रहा है। और यहाँ पर जो है ना उसकी जो लागत वक्र है SAC1, जो हमारा औसत लागत वक्र है, वो आपके औसत आगम वक्र ए से ऊपर है। इसका तात्पर्य यह है कि यह प्लांट पे जो है ना उसको हानि हो रही है, यानी कि जो है ना उस पर सही उत्पादन नहीं हो रहा है, क्षमता उस या किसी कारण से उसको हानि हो रही है, स्थिति में उस प्लांट पर काम ना करके दूसरे प्लांट को या उसकी क्षमता को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर जो है ना ABCD उसको उस प्लांट पर हानि हो रही है, तो वह उस प्लांट को समायोजित कर सकता है, प्लांट के आकार को कम कर सकता है, छटनी कर सकता है। दूसरी स्थिति यहाँ पर जो निर्मित हो रही है वो है SAC1 के बाद जो हमारे पास दूसरा डायग्राम आप देख रहे हैं SAC2, इसमें दूसरा प्लांट है आपके पास, और SMC2 जो है दूसरा जो सीमांत लागत वक्र है, वो इसको आपको ई बिंदु पर काट रहा है, ई बिंदु पर काट रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि GS जो है हमारा कीमत हो रही है और हमारी लागत जो है HS आ रही है। यदि लागत जो है ना कम है, HS लागत कम है और उस पर कीमत जो ली जा रही है वो GS ली जा रही है। इसका तात्पर्य है कि इस प्लांट पर जो समायोजन किया गया है, यहाँ पर एकाधिकार को लाभ अर्जित हो रहा है EFGH के रूप में। तो ऐसी स्थिति में वह इस प्लांट पर काम करेगा, लेकिन यह उसके समायोजन प्लांट का अंतिम बिंदु नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता अधिक है और उसका अनुकूलतम बिंदु जो होगा, इष्टतम बिंदु जो होगा, ऑप्टिमम लेवल जो होगा, वो होगा L बिंदु के ऊपर। यहाँ पर आप देखिए कि LMC दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र, जो कि औसत आगम वक्र को नीचे से ई बिंदु पर काट रही है, ग्रीन कलर की है। L बिंदु पर वो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को काट रही है। दीर्घकाल में इतनी क्षमता का ये प्लांट है, जब इस बिंदु पर उद्यमी एक अधिकारी अपना उत्पादन करेगा तो और अधिक लाभ कमाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके द्वारा जो प्लांटों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें क्षमता अधिक है, उन क्षमताओं का पूर्ण दोहन नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो L बिंदु तक अपना उत्पादन को जारी रखेगा ताकि वह अधिकतम लाभ अर्जित कर सके। तीन स्थिति हमने आपको ली, इसमें एक बार हानि की, दूसरी एक बार उसमें लाभ की, और तीसरी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, दीर्घकालीन सीमांत वक्र के जो संतुलन आपस में L बिंदु पर हो रहा है वह उसका ऑप्टिमम बिंदु है। इस चित्र की जो नाम व्याख्या करके बता रहे हैं किस तरह से आपको लिखना है। क्षैतिज अक्ष पर उत्पादन एवं लंब अक्ष पर कीमत ली गई है। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया, ये पिछले आउटपुट जो लिखा हुआ है और प्राइस लिया गया है। ये आउटपुट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और उधर प्राइस दिखाई दे रहा है। सीमांत आगम एवं औसत आगम है, ये अल्पकाल में भी ऐसा ही थे। MR आपको दिखाई दे रहा होगा और AR आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा सीमांत आगम वक्र है और औसत आगम वक्र है। ये दोनों के अंदर अल्पकाल में भी स्थिति रहे, एकाधिकार जितने भी डायग्राम बनाएंगे उसमें औसत आगम और सीमांत आगम वक्र इसी प्रकार होंगे, सिर्फ विशुद्ध एकाधिकार को छोड़कर। तीसरा आपका दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र और दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, ये आपको एक नया इसमें मिलेगा जो कि LMC ग्रीन कलर का आपको रेखा दिखाई दे रही होगी, और एक रेड कलर का लंबा वक्र है जो छोटे प्लांट SMC1 से प्रारंभ होकर लास्ट में LAC के नाम से दिखाई दे रहा है। लंबा जो है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है, ये दीर्घकाल में एक लंबा आपको वक्र दिखाई दे रहा है। ये एक वक्र लंबा है जो कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है। दो चीज अलग दिखाई दे रही है, बाकी आपको अल्पकालीन वक्र अल्पकालीन चित्र के द्वारा दिखाए गए थे वैसे ही वक्र हैं। तीसरा इसमें अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र SMC, ये हमारा प्लांट पहला प्लांट पे काम कर रहा है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र SAC के लिए है। इसमें जो हम फिर डायग्राम में आपको ले जा रहे हैं, ये देखो SMC1 और
SMC1 जो है आपको ये नहीं आता है, इससे नहीं बता सकते। SMC1 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटे प्लांट के लिए हो गया, SMC हो गया, इसी को दिखा रहा था। और ये SAC1, ये दो प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे अल्पकालीन प्लांट हैं, इसको हमने दिखाया गया। और SMC जो है, SAC जो आपको फिर अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र SMC जो दिखा रहा था बस, SMC1 अल्पकालीन औसत लागत वक्र दिखा दिया। दूसरा हमारा SMC2 अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र और अल्पकालीन औसत लागत वक्र। फिर डायग्राम में ले जा रहे हैं हम आपको। ये देखिए आपका SMC2 और SAC2, ये आपको दो छोटे प्लांट जो है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर वे लाभ अर्जित कर रहा है। ये दोनों, ये हमने अल्पकालीन सीमांत लागत SMC1 सीमांत आगम MR को नीचे से N बिंदु पर काटता तथा इस प्लांट पर ABCD हानि होती है, क्योंकि अल्पकालीन औसत लागत CM एकाधिकारी कीमत DM से अधिक है। देखिए ये आपको हमने बताया SMC1 N बिंदु पर काट रहा है और हमारी जो लागत आ रही है वो DM आ रही है। D जो हमारा SMC1 बिंदु पर D दिखाई दे रहा है, आपको लागत वक्र को छू रहा है, और नीचे जो आपका X अक्ष पर M बिंदु है, ये लागत आ रही है उसकी, और कीमत जो आ रही है इसके ऊपर NM कीमत आ रही है, यानी कि कीमत जो है NM छोटी है और जो हमारी लागत है वो DM आ रही है। तो इस तरह से उसको ABCD जो है हमारी उसको हानि होती है। इस तरह से एकाधिकारी में क्योंकि कीमत पर और उत्पादन पर नियंत्रण रखता है, तो दीर्घ काल में अपने प्लांट का समायोजन कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यह प्लांट की क्षमता को बढ़ा सकता है, प्लांट के आकार को बढ़ा सकता है और अपने जो परिवर्तनशील साधन है उनकी क्षमता को पूर्ण दोहन कर सकता है। इस प्लांट पर जब हानि होती है तो दूसरा प्लांट जो हमारा दिखाई दे रहा है वो इसके अंदर आगे हम लिखा है। इसलिए एकाधिकारी दीर्घ काल में दूसरे प्लांट अल्पकालीन सीमांत लागत SMC2 अल्पकालीन औसत लागत SAC2 प्लांट 2 का प्रयोग करेगा, यानी कि वो अपने प्लांट का समायोजन कर सकता है, क्षमता में भी कर सकता है, आकार में भी कर सकता है। और अल्पकालीन सीमांत लागत SMC2 सीमांत आगम MR को नीचे से E बिंदु पर काटता है तथा इस प्लांट पर EFGH लाभ होता है, क्योंकि एकाधिकारी कीमत GS अल्पकालीन औसत लागत HS से अधिक है, परंतु यह इष्टतम बिंदु नहीं है, ऑप्टिमम बिंदु नहीं है। यानी कि इष्टतम बिंदु मतलब संतुलन का पूर्णतः बिंदु प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि एकाधिकारी प्लांट का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहा है। इस तरह से एकाधिकारी का इष्टतम बिंदु L है, जहां पर दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को काटता है। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LAC को काटता है। देखिए इस डायग्राम हम फिर से लेके जा रहे हैं आपको। दूसरा जो SMT है, यहाँ पर जो आपका SMC2 जो है E बिंदु पर काट रहा है और लागत जो आ रही है HS आ रही है H बिंदु से, क्योंकि वो SAC2 हमारा औसत लागत वक्र है जो H बिंदु को स्पर्श कर रहा है और इधर S बिंदु तक जा रहा है, तो HS हमारी लागत है और AR को जो छू रहा है वो G बिंदु है, यानी कि AR हमारी कीमत होती है एकाधिकार का। ये कीमत वक्र भी कहलाता है। उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण में ये मांग वक्र होता है और विक्रेता के दृष्टिकोण में कीमत वक्र होता है। और ये GS की उसको कीमत की प्राप्ति हो रही है, यानी कि GS उसको कीमत ज्यादा मिल रही है और HS जो है उसको लागत कम लग रही है, इस तरह उसको लाभ हो रहा है। लेकिन एकाधिकार में जो है ये उसका इष्टतम बिंदु नहीं है, ऑप्टिमम पॉइंट नहीं है, उसका संतुलन बिंदु नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को नहीं काट रही है, अपितु MR को नीचे से E बिंदु पर काट रही है। दीर्घकालीन LMC को देखिए E बिंदु पर काट रही है और LAC को L बिंदु पर काट रही है, यानी कि यह उसका इष्टतम बिंदु होगा। और कहने का तात्पर्य है कि उसके पास जो है ना अभी क्षमता है कि वह और अधिक जो है इस बिंदु को जो है ना LAC को काटेगा, तभी जो है ना वो प्लांट पर
अपना अधिकतम उपयोग कर पाएगा, यानी कि प्लांट की जो क्षमता उसका कम उपयोग हो पा रहा है, इस स्थिति में जो है वो पूर्णतः उपयोग कर पाएगा तब जब एलएसी और एलएमसी दूसरे को काटेंगे। तो दीर्घकाल में एकल प्लांट पे भी आप काम कर सकते हैं, बहु प्लांट पे भी काम कर सकते हैं। हमने एक ही चित्र के माध्यम से इनको व्याख्या करने की कोशिश की गई है। और इसके बाद जो है ना, आप अपने सवाल कुछ रख सकते हैं। ये हमने दोनों चीजें आपको बताई, अल्पकाल में एकाधिकार बाजार में कैसे संतुलन होता है, दीर्घकाल में बाजार में कैसे संतुलन होता है। इसके पश्चात जो है ना कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके सामने रखे जाएंगे। उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी छात्र छात्रा की कोई इस एकाधिकार के बारे में कोई सवाल है जहन में, वो मेरे सामने रखने कष्ट करें। तो चलो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला वस्तुनिष्ठ है आपके सामने, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एकाधिकार का अर्थ है। ये होशंगाबाद के छात्रों से पूछना चाहूंगा। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। एक फर्म, आपके सामने भी सवाल वहां दिखाई दे रहा होगा। ऑब्जेक्टिव हमारा एक फर्म, एक उत्पादनकर्ता, ए तथा बी दोनों और कोई नहीं। होशंगाबाद के छात्र, पीजी नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद के छात्र मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक फर्म। माइक पास लगे बोलिए जरा, आपका माइक दूर है इसलिए आवाज नहीं आ पा रही है। बी, डी, थर्ड आंसर, ए और बी दोनों। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। एकाधिकार का अर्थ है, हमने 2 चीजें आपके सामने, एक फर्म एक उत्पादनकर्ता। सी जो आपका ए और तथा बी दोनों इसमें रखी जाएंगी। ये आपके सामने सही जवाब दिया आपको। आपने दूसरा सवाल हमारे सामने है, एकाधिकार में सीमांत आगम वक्र का आकार है। हमने जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसका आकार है, 4 ऑप्शन दिए हमने आपके सामने। एक, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, सी ए और बी, और डी और कोई नहीं। मैं रायसेन महाविद्यालय के छात्र छात्राएं मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो इसका जवाब दें। रायसेन महाविद्यालय, एकाधिकार, रायसेन महाविद्यालय, हमीदिया भोपाल। यस सर। ये सवाल आपके सामने है, एकाधिकार में सीमांत आगम वक्र एम आर का आकार है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ए तथा बी दोनों और कोई नहीं। सर इसका आंसर है ए, ऊपर से नीचे की ओर। ओ वेरी गुड, आपने बहुत सही से जवाब दिया। बैठ जाइए। एकाधिकार में सीमांत आगम वक्र का जो आकार है ऊपर से नीचे की ओर दाईं ओर झुका रहता है। उसका ढाल जो है ऊपर से नीचे की ओर रहता है और दाईं ओर झुकाव रहता है। इसका बहुत बढ़िया जवाब दिया। इसका तात्पर्य आपने सही से हमारा लेक्चर सुना। तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है, अल्पकाल में एकाधिकार में कीमत निर्धारण के दृष्टिकोण है। कुल लागत एवं कुल आगम दृष्टिकोण पहला ऑप्शन, दूसरा सीमांत लागत दृष्टिकोण, तीसरा सी जो हमारा है ए तथा बी दोनों, डी कोई नहीं। रीवा महाविद्यालय, रीवा मेरी आवाज सुन पा रहा है? बैतूल, रायसेन, जबलपुर में कौन सा है? सर ए ऑप्शन, कुल लागत एवं कुल आगम दृष्टिकोण दोनों जब बराबर होगी तो वही संतुलन का बिंदु होगा। सर आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही, माइक को पास लाके बोली ना। सर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, जी सर। कुल लागत एवं कुल आगम दृष्टिकोण, जी सर। होशंगाबाद फिर से बताएं जरा। अल्पकाल में एकाधिकार में कीमत निर्धारण के दृष्टिकोण है। होशंगाबाद छात्रों से सी होगा।
ए तथा बी, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। हेलो सर, सी है। हाँ सी ठीक है, अब होशंगाबाद से भी सी आया और जबलपुर से भी सी आ गया है, तो आंसर ठीक है, सी आंसर होगा। हमने बताया था कि शॉर्ट रन में एकाधिकार में कीमत निर्धारण की दो विधियां हैं, एक टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच है, दूसरी मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच है, सीमांत लागत दृष्टिकोण, इसलिए इसका आंसर होगा सी। चौथा क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार की मान्यताएं हैं। अधिकतम लाभ कमाना पहला ऑप्शन, दूसरा वस्तु की कीमत पर नियंत्रण, तीसरा वस्तु के उत्पादन पर नियंत्रण, और चौथा है समस्त। ये हरदा मेरी आवाज सुन पा रहा है? हरदा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग छिंदवाड़ा वाले से जी। सर, इसका आंसर है डी समस्त। डी, वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया आपने छिंदवाड़ा की तरफ से, ये छात्र सही से सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एकाधिकार बाजार में औसत आगम एवं सीमांत आगम है एक समान। फिर से, एकाधिकार बाजार में औसत आगम एवं सीमांत आगम एक समान, सीमांत आगम औसत आगम से अधिक, औसत आगम सीमांत आगम से अधिक, और कोई नहीं। छिंदवाड़ा से ही पूछते हैं सवाल हम आपसे। एकाधिकार बाजार में औसत आगम सीमांत आगम है, तो आपको वक्कर मिली थी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, वो किस तरह से दिखाई दे रही है उसमें? सर, इसका आंसर सी आएगा। सी, बहुत वेरी गुड, आपने बहुत सही से लेक्चर सुना। इसका सबसे टफ ऑब्जेक्टिव था हमारा ये। बैठ जाइए। औसत आगम सीमांत आगम से अधिक है, क्योंकि औसत आगम वक्र जो आपने डायग्राम देखा होगा वो MR से ऊपर है, इसलिए इसका सही सी जो आंसर जो छिंदवाड़ा ने दिया है, बहुत सही आंसर दिया है। नेक्स्ट है हमारा, दीर्घकाल में एकाधिकार को होता है सामान्य लाभ, असामान्य लाभ, दोनों, कोई नहीं। ये बैतूल के छात्र बताएंगे। बैतूल, सामान्य लाभ सर। सामान्य लाभ, और कोई बताए इसको? लाभ सर, असामान्य लाभ। असामान्य लाभ, क्योंकि एकाधिक सामान्य लाभ पूर्ण प्रतियोगिता में हो सकता है, क्योंकि एकाधिकार में फर्मों का प्रवेश निषेध होता है, इसलिए दीर्घकाल में भी वह एक असामान्य लाभ कमा सकता है, क्योंकि कोई फर्म उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, एंट्री नहीं कर सकती, इसलिए दीर्घकाल में एकाधिकारी को असामान्य लाभ होता है। छिंदवाड़ा से सही आंसर आया है। सातवां सवाल हमारा, दीर्घकाल में एकाधिकार में फर्मों पर होता है प्रतिबंध, प्रतिबंध नहीं होता, दोनों, कोई नहीं। अब हरदा आवाज सुनाई दे रही? हरदा, रीवा, पन्ना, छिंदवाड़ा को छोड़ के कोई और भी महाविद्यालय? सर, प्रतिबंध है। प्रतिबंध कौन? बैतूल, वेरी गुड, ठीक है, बैठ जाइए। दीर्घकाल में एकाधिकारी प्लांट परिवर्तन कर सकता है, प्लांट परिवर्तन नहीं कर सकता, दोनों, कोई नहीं। जब जबलपुर के छात्र मेरी आवाज सुनाई दे रही तो जबलपुर, ये पचपेड़ी क्या है? पचपेड़ी है ना? जबलपुर सकता है सर। जी, ये सर, ए ऑप्शन प्लांट में परिवर्तन कर सकता है। ए आंसर, बहुत सही आंसर दिया, प्लांट में परिवर्तन कर सकता। हमने बार बार कहा कि दीर्घकाल में एक प्लांट बहु प्लांट दोनों पर काम कर सकता है, प्लांट को बदल सकता है। 9वां क्वेश्चन हमारा, एकाधिकार बाजार में कीमत का निर्धारण निर्भर करता है मांग की लोच पर, लाभ पर, दोनों पर, कोई नहीं। ये बताइए आप। एकाधिकार बाजार में कीमत का निर्धारण निर्भर करता है मांग की लोच पर, लाभ पर, दोनों पर, कोई नहीं। रायसेन महाविद्यालय आवाज सुन पा रहा है मेरी? मांग पर। मांग की लोच पर, शिवपुरी। कौन सा बताया? मांग लोच पर। मांग की लोच पर। हमने वस्तु एकाधिकार बाजार का जो अर्थ बताया था एकाधिकार का, उसी समय स्पष्ट किया था कि उसकी जो एकाधिकार का कीमत वक्र या मांग वक्र है, या उसकी जो है कीमत निर्धारण है, पूरी तरह से वह मांग की लोच पर निर्भर करती है। 10वां सवाल हमारा, एकाधिकार में मांग लोच इकाई से अधिक है तब सीमांत आगम अधिक होगा, सीमांत आगम कम होगा, दोनों, कोई। सीमांत आगम अधिक।
कौन कौन महाविद्यालय बड़वानी? सेंधवा सर, सेंधवा बड़वा। सेंधवा बड़वानी। बताइए, बच्चे 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 नहीं है आप सर, स्टूडेंट हैं? हाँ जी? स्टूडेंट है। हाँ ठीक है, बताइए। हिमांशु आगमन सर, ए ठीक वाला है। ऑप्शन सर। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। इसके अलावा ये 10 ऑब्जेक्टिव हमने आपके सामने रखे। इसके अलावा आपके समक्ष कोई भी एकाधिकार से संबंधित क्वेरी जो रख सकते हैं, नहीं अन्यथा हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। बाईपास देखो सीहोर से